नमस्कार। और आज की केस लॉ चर्चा में आपका स्वागत है। परनोद रिकॉर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड अनर बनाम करणवीर सिंह छाबड़ा प्रस्तुत है स्कूट लीगल ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज द्वारा सटीक और गोपनीय बहुभाषी कानूनी दस्तावेजीकरण के लिए आपका विश्वसनीय साथी। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक काफी हालिया फैसले पर बात कर रहे हैं। ये विस्की इंडस्ट्री में ट्रेडमार्क कानून के कुछ अहम सिद्धांतों को उजागर करता है। जी, ये मामला है परनोद रिकॉर्ड का, जो ब्लेंडर्स प्राइड और इंपीरियल ब्लू जैसे आप जानते हैं काफी मशहूर विस्की ब्रांड्स के मालिक हैं। हाँ, और उनका एक हाउस मार्क सीग्रम्स भी है। तो मसला क्या था? मसला ये था कि उन्होंने पाया कि एक दूसरे व्यवसायी हैं, करणवीर सिंह छाबड़ा, वो लंदन प्राइड नाम से विस्की बेच रहे थे। अच्छा। और परनोद रिकॉर्ड का आरोप था कि इसकी जो पैकेजिंग है, मतलब लेबल, बॉटल का लुक, वो सब उनके इंपीरियल ब्लू ब्रांड से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। तो उन्होंने कहा कि ये उनके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का उल्लंघन है, इन्फ्रिंजमेंट जिसे कहते हैं। बिल्कुल, इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ दोनों का दावा किया। मतलब कि छाबड़ा जानबूझकर अपने प्रोडक्ट को परनोद रिकॉर्ड जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और इसीलिए उन्होंने कोर्ट से एक अंतरिम रोक, मतलब इंटरिम इंजंक्शन की मांग की होगी। जी हाँ, ताकि छाबड़ा को फौरन रोका जा सके लंदन प्राइड बेचने से। लेकिन पहले कमर्शियल कोर्ट ने और फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, दोनों ने ही ये अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। और तब परनोद रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट गए। सही। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मुख्य कानूनी सवाल था वो यही था कि क्या पहली नजर में, मतलब प्राइमा फेसी, परनोद रिकॉर्ड एक इंटरिम इंजंक्शन के हकदार थे? क्या लंदन प्राइड का ट्रेडमार्क, पैकेजिंग वगैरह उनके मार्क से इतने मिलते जुलते थे कि इसे उल्लंघन या पासिंग ऑफ माना जाए? बिल्कुल, यही सवाल था। तो परनोद रिकॉर्ड की दलीलें क्या थी कोर्ट में? देखिए, उनका मुख्य तर्क ये था कि लंदन प्राइड जो नाम है वो उनके ब्लेंडर्स प्राइड से बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से मिलता है। अच्छा। उन्होंने जोर दिया कि प्राइड शब्द उनके मार्क का, मतलब ब्लेंडर्स प्राइड का, एक बहुत ही अहम, एक विशिष्ट हिस्सा है। और प्रतिवादी ने जानबूझकर इसे इस्तेमाल किया है उनकी गुडविल का फायदा उठाने के लिए। उन्होंने वो एंटी डिसेक्शन वाले नियम का भी जिक्र किया होगा। हाँ बिल्कुल, कि मार्क्स की तुलना टुकड़ों में नहीं करनी चाहिए, बल्कि पूरे मार्क को एक साथ देखना चाहिए। ठीक है। और दूसरी तरफ छाबड़ा का क्या कहना था? छाबड़ा का पक्ष था कि भाई लंदन प्राइड तो बिल्कुल अलग है। प्राइड शब्द जो है वो तो एक सामान्य सा तारीफ वाला शब्द है, मतलब जेनेरिक और लॉडेटरी। हाँ, जैसे बेस्ट या सुप्रीम टाइप का, कुछ वैसा ही। उन्होंने कहा इस पर किसी एक कंपनी का एकाधिकार नहीं हो सकता, यह पब्लिसी जुर्स है, मतलब पब्लिक डोमेन में है। और पैकेजिंग के बारे में उन्होंने कहा कि बोतल का आकार, रंग, लोगो सब कुछ साफ तौर पर अलग है। और जो लोग प्रीमियम विस्की खरीदते हैं, वो ग्राहक तो वैसे भी ज्यादा ध्यान देते हैं, वो कंफ्यूज नहीं होंगे। ये भी एक पॉइंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को कैसे देखा? क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने सबसे पहले तो स्थापित कानूनी सिद्धांतों को ही दोहराया। जैसे आपने कहा, एंटी डिसेक्शन रूल, मार्क्स को समग्र रूप से ही देखना है। हाँ। लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जो सामान्य या सिर्फ तारीफी शब्द होते हैं, उन पर आप एकाधिकार का दावा तब तक नहीं कर सकते जब तक वो शब्द एक सेकेंडरी मीनिंग ना हासिल कर ले। सेकेंडरी मीनिंग मतलब लोग उस शब्द को सुनते ही सिर्फ उसी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में सोचें। बिल्कुल सही। जैसे शायद जेरोक्स शब्द कॉपी करने के लिए हो गया था एक जमाने में, तो कोर्ट ने देखा कि क्या प्राइड शब्द ने परनोद रिकॉर्ड के लिए ऐसी कोई खास पहचान बना ली है। और कोर्ट का क्या मानना था इस पर? नहीं, कोर्ट ने पाया कि प्राइड शब्द तो शराब उद्योग में बहुत सारी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। परनोद रिकॉर्ड ये साबित नहीं कर पाए कि ग्राहकों के मन में प्राइड का मतलब सिर्फ और सिर्फ उनके ही ब्रांड्स हैं। अच्छा। फिर कोर्ट ने डोमिनेंट फीचर टेस्ट को भी देखा, यानी मार्क का सबसे प्रमुख, सबसे हावी हिस्सा कौन सा है? हाँ, कोर्ट ने माना कि ब्लेंडर्स प्राइड में असली पहचान ब्लेंडर से है और इंपीरियल ब्लू में इंपीरियल से, न कि प्राइड या ब्लू से। और प्रतिवादी के मार्क में लंदन शब्द है जो उसे अलग करता है। सही कहा। फिर कोर्ट ने औसत उपभोक्ता के नजरिए से देखा, मतलब जो आम ग्राहक है, क्या वो कंफ्यूज होगा? और यहाँ औसत उपभोक्ता प्रीमियम विस्की का ग्राहक है, जो शायद ज्यादा जानकारी रखता है। बिल्कुल, कोर्ट ने यही माना कि इस सेगमेंट के उपभोक्ता ज्यादा समझदार होते हैं और दोनों ब्रांड्स की जो ओवरऑल पैकेजिंग है, रंग है, फॉन्ट स्टाइल है, लोगो है, उनमें इतने अंतर हैं कि भ्रम की गुंजाइश पहली नजर में तो कम लगती है। एक और दिलचस्प बात कोर्ट ने नोट की, परनोद रिकॉर्ड का खुद का एक पुराना मामला था। हाँ, वो यूनाइटेड स्पिरिट्स के खिलाफ था शायद, रॉयल चैलेंज अमेरिकन प्राइड को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल वही।
उस केस में भी पर्नॉड रिकार्ड ने प्राइड शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी, लेकिन वो केस हार गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने तब भी दखल देने से मना कर दिया था। तो कोर्ट ने इसे एक तरह से स्टॉपल माना कि आप पहले एक स्टैंड ले चुके हैं। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये बात भी उनके खिलाफ जाती है और कोर्ट ने कई जाने माने पुराने केसों का भी हवाला दिया, जैसे कविराज पंडित, दुर्गा दत्त शर्मा, अमृतधारा फार्मेसी, कैडिला हेल्थ केयर। हाँ, ये तो क्लासिक केसेस हैं भ्रामक समानता पर। जी, और खोडे डिस्टिलरीज केस का जिक्र समझदार उपभोक्ता के एंगल से किया और वॉन्डर लिमिटेड बनाम एंटॉक्स इंडिया का जिक्र इंटरिम इंजंक्शन में अपीले कोर्ट के सीमित हस्तक्षेप के लिए किया। तो इन सब बातों पर गौर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला क्या रहा? सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि पहली नजर में, मतलब प्राइमा फेसी, ऐसा नहीं लगता कि दोनों मार्क्स के बीच कोई भ्रामक समानता है जिससे ग्राहकों में कंफ्यूजन हो। तो मतलब अंतरिम निषेधाज्ञा की अर्जी खारिज कर दी? जी, अपील खारिज कर दी और निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखा। इंटरिम इंजंक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन केस तो अभी चलेगा, है ना? ये तो सिर्फ अंतरिम राहत की बात थी। बिल्कुल। इसीलिए कोर्ट ने कमर्शियल कोर्ट को ये निर्देश भी दिया कि वो मुख्य मुकदमे का निपटारा जल्दी करें, अगले 4 महीने के अंदर। अच्छा, तो इस पूरे मामले से, इस फैसले से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? इसके क्या मायने हैं ट्रेडमार्क कानून के लिहाज से? देखिए, कई अहम बातें पुख्ता होती हैं। पहली, मार्क्स की तुलना हमेशा पूरी तरह से करनी चाहिए, न कि उसकी किसी एक हिस्से को पकड़कर। ठीक है, एंटी डिसेक्शन रूल। दूसरी, जो आम शब्द हैं या सिर्फ तारीफ वाले शब्द हैं, उन पर ट्रेडमार्क अधिकार पाना बहुत मुश्किल है जब तक आप ये न साबित कर दें कि उस शब्द का मतलब ही आपका प्रोडक्ट बन चुका है, यानी सेकेंडरी मीनिंग। तीसरी बात, आपके टारगेट कस्टमर कौन है, वो कितने जानकार हैं, ये बात कंफ्यूजन की संभावना तय करने में बहुत मायने रखती है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ग्राहक बनाम आम प्रोडक्ट्स के ग्राहक, है ना? हाँ। चौथी बात, आपने पिछले मुकदमों में क्या स्टैंड लिया था, वो आपके खिलाफ जा सकता है। एस्टोपेल का सिद्धांत। और आखिर में कोर्ट ने फिर से ये बात दोहराई कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामलों का निपटारा तेजी से होना चाहिए। ये वाकई एक दिलचस्प केस है और इसके निहितार्थ काफी दूर तक जाते हैं, खासकर उन कंपनियों के लिए जो अपने ब्रांड नामों में आम शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। ये सवाल शायद हमेशा रहेगा कि किसी शब्द की लोकप्रियता क्या उसे किसी एक की मिल्कियत बना सकती है। सोचने वाली बात है। आज की केस लॉ चर्चा आप तक लाई स्कूट लीगल ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए बहुभाषी कानूनी दस्तावेजीकरण में विश्वसनीय विशेषज्ञ। जब कभी आपको कानूनी अनुवाद या ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत हो, स्कूट लीगल आपका साथी।